Hello everyone, this is Ratika Roy Bhattacharya. I welcome you all on my YouTube channel Study Together with Ratika. आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। जब कुछ केमिकल सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं और वो कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, ये दोनों केमिकल्स हैं जो कि कंबाइन किए हैं और उसमें एक प्रोडक्ट निकल के आया है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, और ये शो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शंस का मतलब जहाँ पे कोई केमिकल का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ चेंज हो रही है ना। देखिए, अब ए है, ए का कुछ कैरेक्टर है, अब यहाँ पर हमें ए नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज हुआ है। तो अब ये चेंज क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। तो अब देखिए, चेंज का मतलब क्या है। जब कोई भी सब्सटेंस अपनी एक ओरिजिनल फॉर्म से किसी एक न्यू फॉर्म में आ जाता है एंड दिस न्यू फॉर्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्म, इसी चीज़ को हम चेंज कह देते हैं। नाउ चेंज इज़ ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज मतलब जब किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आ जाए, जैसे कि उसका स्टेट चेंज हो जाना, कलर, शेप, साइज़, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाना। और फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस बनता है वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में जा सकता है, वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस एक नई चीज़ का प्रोडक्शन करता है उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, उसके स्टेट में चेंज आ जाएगा, उसके कलर में चेंज आ जाएगा, कोई नई गैस इवॉल्व हो जाएगी, कोई नया साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब कोई भी एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, और ये जो नया सब्सटेंस बनेगा इससे वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए, जैसे मिल्क है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर रख दें हम गर्मियों में, छोड़ दें ऐसे ही, तो क्या होगा, वो फट जाएगा। कोई भी आयरन का पेन ले लीजिए, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसको आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी। ग्रेप्स में अगर फर्मेंटेशन हो जाएगा तो उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगा, कोई नई चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है। फूड अगर कुक हो जाएगा तो क्या आप दोबारा उसको, सब्ज़ी को कच्चा बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो खाना हम लोग खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो ओरिजिनल फॉर्म में दोबारा चेंज नहीं हो सकता है। हमने मान लीजिए रेस्पायर किया है, ब्रीदिंग हो गई है, ब्रीदिंग के बाद रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस हो गया, तो जो फूड ब्रेक डाउन होकर एनर्जी में प्रोड्यूस हो चुका है, दोबारा हमें वो फूड नहीं मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें शो करती है ये केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्टिविटी है, वी हैव टेकन मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। इसको जैसे ही बर्न करेंगे तो इसमें से ऐश प्रोड्यूस होगा जो कि वाइट कलर का होगा। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ जो कि हमारी एयर में प्रेजेंट है, और यहाँ पे बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो वाइट कलर का ऐश है ये एक्चुअली है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फिलहाल हमने सबसे पहले मैग्नीशियम लिया था, ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हुआ है तो कोई नई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, और वो नई चीज़ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसको रब क्यों किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर। क्योंकि मैग्नीशियम जब नॉर्मली रखा हुआ है तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की उस पर कोटिंग हो जाती है और वो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उस कोटिंग को ख़त्म करने के लिए हम उसको सैंड पेपर से रब करते हैं सो दैट सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम हमें पहले से ही मिल पाए। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.3, इसमें कोनिकल फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। इसकी रिएक्शन जब हम लिखेंगे तो जिंक में जब सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक सल्फेट एंड H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस हमें कैसे पता चला है, जो जिंक ग्रैन्यूल्स हैं उसके आसपास बबल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि शो करता है ये हाइड्रोजन गैस है। अब क्योंकि यहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, जब हम इस कोनिकल फ्लास्क का टेम्परेचर चेक करेंगे तो हमें ये फ्लास्क बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगा, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है। तो इन सब चीज़ों के बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं केमिकल इक्वेशंस। अभी तक हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन की बात की थी। केमिकल रिएक्शन मतलब एक वो प्रोसेस जिसमें कोई केमिकल सब्सटेंस कंबाइन कर रहा है और उसमें केमिकल चेंज हो रहा है, इसलिए एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड प्रॉब्लम भी गिवन है, मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन भी लिखी है। केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है
और केमिकल इक्वेशन उस रिएक्शन को शो करने वाला एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब आप केमिकल इक्वेशन को वर्ड में भी लिख सकते हैं या सिंबल में भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप सिंबल में ही लिखें। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है जो कि रिएक्टेंट्स हैं, जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। और जो राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, जो कि हमारा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें जो रिएक्शन हुई है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उस रिएक्शन में कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व्ड है, उसके सिंबल्स क्या हैं, ये सब चीज़ें हमें पता होने चाहिए। अब इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ओ तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओ तो यहाँ पे 2 है और मैग्नीशियम ऑक्साइड में सिर्फ 1 है। इसका मतलब ये तो बैलेंस्ड नहीं है। क्यों बैलेंस्ड नहीं है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ ही नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम, शुड बी इक्वल। तो इसको जब ये इक्वल होते हैं दोनों तरफ तो उस टाइप के इक्वेशन को हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस्ड क्यों होना चाहिए? सबसे पहली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो जस्टिफाई करता है। कंजर्वेशन ऑफ मास में आपने पढ़ा होगा, मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन में आप देखिए Fe लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला है राइट हैंड साइड, है ना। तो Fe 1 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर हम Fe का देखें वो तो बिल्कुल ही अनबैलेंस्ड है। हाइड्रोजन फिर भी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर है 4, तो ऑक्सीजन और Fe दोनों ही अनबैलेंस्ड है। तो इस इक्वेशन से क्या प्रूव हो रहा है? हमने Fe एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ दिया है। तो क्या हम मास को क्रिएट कर सकते हैं? एक्चुअली नहीं कर सकते हैं। तो उस हिसाब से ये इक्वेशन गलत हो जाती है। इस इक्वेशन को करेक्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, हाउ वी विल बैलेंस दिस? यहाँ पे Fe 1 है, यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले तो हम 3 यहाँ पे लिखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो हमें कुछ तो ऐसा करना है कि इधर 4 हो जाए। तो वाटर में हम यहाँ पे 4 ऐड कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 4 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 4 2 8, जबकि यहाँ पे है ओनली 2। तो हम यहाँ पे भी 4 लिख देंगे सो दैट हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो जाए। इस तरीके से अब देखा हमने ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस टाइप के इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बैलेंस्ड इक्वेशन। और जब तक कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं होती है उसको हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशन। ठीक है, इस टॉपिक पर मैंने स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, या तो आपको लिंक आई बटन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन को देख के हमें ये तो समझ में आ गया है कि रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, लेकिन इक्वेशन में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है स्टेट। मतलब जो भी रिएक्टेंट्स हैं वो किस स्टेट में हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस स्टेट में है। आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 स्टेट्स होते हैं और हमें इक्वेशन में ये तीनों स्टेट्स भी मेंशन करने होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए इस वाले में Fe यहाँ पे S है, मतलब सॉलिड है। वाटर यहाँ पे G है, तो आप समझिए वाटर तो लिक्विड होता है। यहाँ पे गैस है, इसका मतलब ये स्टीम की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, स्टीम है तभी यहाँ पे G लिखा हुआ है। ओके, अब जो Fe3O4 बन रहा है ये क्या है? ये भी है सॉलिड। और इसके बाद हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। अब ये क्योंकि गैस है इसलिए यहाँ पे G लिखा हुआ है। तो ये सारे स्टेट्स को देख के, मतलब यहाँ पे जो सिंबल लिखे हुए हैं Sg, इन सब को देख के हमें पता चल जाता है कि इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस स्टेट में है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी आप देखिए इस वाली इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में है और हाइड्रोजन भी गैस की फॉर्म में है। यहाँ पे मिथेनॉल बन रहा है जो कि एक लिक्विड होता है, मिथाइल अल्कोहल। यहाँ पे 340 atm एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब इतना प्रेशर यहाँ पर अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट वाला ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शो कर रहा है। CO2 कैसे वाटर के साथ कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है विद एवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड वाटर। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से देख के समझ में आ गया है कि केमिकल इक्वेशंस सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को शो नहीं करते हैं, प्लस उसके स्टेट को भी शो करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में हमने देखा था कि एक प्रोसेस जिसमें कुछ सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है
कॉम्बिनेशन, जब कोई चीज़ कंबाइन कर रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, A + B गिव्स C, ठीक है, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन करेंगी और एक प्रोडक्ट हमें को मिलेगा। कभी कभी साथ में हीट प्रोड्यूस होता भी है, कभी कभी नहीं भी प्रोड्यूस होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट किए हैं और उसके बाद एक प्रोडक्ट मिल गया है हमको। तो अब इसमें हम फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका। इसमें कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया गया है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विकलाइम, जो चूना होता है, नॉर्मली हम लोग देखते हैं ना अपने घर में वाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं चूना। चूने का अगर पाउडर है तो हम उसको कहेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। अगर वो सॉल्यूशन है, जब हम उसको पाउडर को पानी में घोल देते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है और उसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। तो जब ये चूना दिस CaO रिएक्ट्स विद वाटर तो हमें मिल जाता है स्लेक्ड लाइम, जो कि हमने अभी बात की है एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और इसमें थोड़ा अमाउंट में हीट भी निकलता है। तो इस बीकर में जब हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO काओ, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं काओ तरीके से। तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो इसमें रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है स्लेक्ड लाइम। क्योंकि हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है तभी ये जो बीकर होता है, थोड़ा थोड़ा आप बाहर से इसको टच करेंगे तो आपको गर्म फील होगा। हीट जब भी प्रोड्यूस होता है इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मीन्स आउटसाइड, थर्मिक मीन्स हीट। तो जब हीट बाहर निकलती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो इस रिएक्शन का अगर आपको डेफिनेशन लिखना है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, सच ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें 2 से 3 एग्जाम्पल आप लिख के दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डू यू नो देखते हैं एक बार। ये डू यू नो वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं ये प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे समझा भी रही हूँ लेकिन आप लोग रिवाइज भी कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला है, हमको पता है CaOH होल ट्वाइस, मतलब जो हमारा चूना वाला पानी हो गया, ये वाइट वॉश के लिए यूज़ होता है, ये तो हमने पहले डिस्कस कर ही लिया है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये धीरे धीरे रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए दीवार पे आपने वाइट वॉश करवा दिया है, जब वाइट वॉश हो गया है तो CO2 जो हमारी एयर में प्रेजेंट है वो उसके साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, दैट इज़ CaCO3। CaCO3 क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइनी अपीयरेंस देता है, इसलिए वाइट वॉश करने के कुछ दिनों बाद आपको दिखाई देगा कि जो दीवारें हैं उसमें थोड़ा थोड़ा शाइनी अपीयरेंस आ जाता है और थोड़े थोड़े पानी की बूंदें भी दिखाई देती हैं, क्योंकि ये रिएक्शन वहाँ पर हो रहा होता है। तो अब कभी ऐसा हो आपके घर में वाइट वॉश करवाए आप और कोई बड़े हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है, तो आप उनको ये रीज़न समझा सकते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल्स हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ कोल। जो नॉर्मली कोल होता है वो कार्बन का बनता है और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर ऑक्सीजन की थोड़ी भी कमी है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो हाइड्रोजन जो कि गैस है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर इसमें लिक्विड बन जाता है, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के, मतलब जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है। हम देखते हैं जो मीथेन होता है ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें बनता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसमें कुछ अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सेकंड में आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन आपको पता है इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी। बहुत लोग ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और ब्रीदिंग उसमें सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है। इनहेल और एक्सहेल जो करते हैं हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, ये जस्ट एक छोटा सा स्टेप होता है रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, हम लोगों ने खाना खाया है, ठीक है, जो फूड हमने लिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ये कार्बोहाइड्रेट उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो ऑक्सीजन हमने एक्चुअली इनहेल किया है। ये कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होगा और इसमें वाटर निकलेगा, साथ में इसमें निकलेगा एनर्जी, ठीक है। और यही एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे सेल्स यूज़ करते हैं फॉर देयर ग्रोथ। तो आप याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट
जो फूड हमने इनटेक किया है उसका जो कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, ये ब्रेक डाउन होगा और उसमें से CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस होगा। इसके बाद एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। जो भी फ्रूट के पील्स हो गए या वेजिटेबल के पील्स हो गए, जब हम इसको कंपोस्ट बनाते हैं उसमें भी थोड़ा अमाउंट में हीट निकलता है, जिसकी वजह से इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना मतलब किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, कोई चीज़ अलग अलग होकर सेपरेट हो जाना। तो जैसा कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, A और B कंबाइन होके C बन जाता है। तो इसमें क्या होगा, एक C सब्सटेंस है जो कि ब्रेक डाउन होगा और बन जाएगा A+B। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो इसमें ये एक एक्टिविटी गिवन है 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है FeSO4। याद रखिएगा फेरस और फेरिक में डिफरेंस होता है। फेरस की वैलेंसी होती है +2 एंड फेरिक की वैलेंसी होती है +3। ठीक है, अब जो ये फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है इसको हमने ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में रखा है। अब क्रिस्टल है मतलब कुछ अमाउंट में इसमें वाटर भी है। ठीक है, तो अब देखिए फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल होता है इसका एक्चुअल कलर होता है ग्रीन। ओके, अब जब हम इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें से निकल के आता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान रखिए यहाँ पे हमने हीट इसको दिया है, इसका मतलब ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट रिमूव होता है, निकलता है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, और जिसमें हम हीट देते हैं उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस टाइप का रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब ये FeSO4 ब्रेक हो गया 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में। फेरस सल्फेट जिसमें वाटर का भी प्रेजेंस है, जब इसको हमने थोड़ा सा हीट किया तो ये एनहाइड्रस बन जाता है। पहले तो एनहाइड्रस होना मतलब उसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है। जब उसको हम कॉन्टिन्यूसली हीट करते रहते हैं तो उसमें से निकल के आता है फेरिक ऑक्साइड, और अब इस फेरिक ऑक्साइड का कलर होगा रेडिश ब्राउन। ठीक है, क्योंकि इसमें सल्फ़र के कंपाउंड्स भी निकल के आ रहे हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, और सल्फ़र का बहुत ही पंजेंट एग टाइप का स्मेल होता है, बहुत ही सड़ा हुआ अंडा होता है, रॉटन एग, उसके टाइप की स्मेल होती है। इसलिए जब इसको हम हीट करते हैं फेरस सल्फेट को तो कलर भी चेंज होता है और बहुत गंदी सी स्मेल भी आती है, और क्योंकि इसमें हमने हीट दिया है इसी वजह से इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे लाइमस्टोन है CaCO3, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि मार्बल जो होता है, मार्बल का फॉर्मूला होता है CaCO3। इसको जब हमने हीट दिया है तो ये क्या होगा, क्विक लाइम दैट इज CaO काउ प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसी को हम कहेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि हमने हीट दिया है इसलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, चलिए एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.6। इस एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट ले लेंगे 2 ग्राम्स और इसको धीरे धीरे करके हीट करना स्टार्ट करेंगे। जब इसको हीट करेंगे तो हम देखेंगे कुछ फ्लेम्स निकल के आ रही हैं। लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है। ये जब डिकम्पोज हुआ तो लेड ऑक्साइड बना है प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है तो उसमें से ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल के आती है। ठीक है, नाइट्रोजन का रिंग टेस्ट भी होता है। एक रिंग टेस्ट मतलब जैसे ये टेस्ट ट्यूब होता है तो जहाँ पर ब्राउन कलर का सॉल्यूशन हमें दिखाई देता है वो कलर ब्राउन इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन का इवोल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि फ्यूम्स हैं इसलिए हम फ्यूम्स की कलर को आइडेंटिफाई करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है और साथ में इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक मग लेना है। ठीक है, उसमें नीचे से 2 होल्स कर देंगे। होल्स में से ये सॉल्यूशन बाहर ना निकल जाए इसलिए क्या रखेंगे, उसमें रबर स्टॉपर लगा देंगे। 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लिए हैं जिसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है ले लिया वाटर। वाटर में क्योंकि कंडक्टिविटी हाई नहीं होती है, मतलब प्योर वाटर की कंडक्टिविटी 0 होती है, इसलिए उसमें कुछ ड्रॉप्स के हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हम ऐड कर देंगे वाटर में तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए हैं ग्रेफाइट के या कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन या ग्रेफाइट का इसलिए लेंगे सो दैट वो रिएक्टिविटी में यहाँ पे रिएक्शन में शामिल ना हो पाए, क्योंकि आपको पता है कार्बन पुअर कंडक्टर होता है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से हम कनेक्ट कर देंगे और इसके बाद जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करवाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे वाटर का डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन को आप याद रखेंगे, वाटर का जब डिकम्पोजिशन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसलिए ये चीज़ करवाने के लिए ही हमने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइसिस होना, टूटना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिसिटी पास करने के, आपको दिखाई देगा कि ये दोनों इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स हैं, इसमें ऊपर स्पेस बढ़ता जा रहा है और साथ में एयर बबल्स होंगे। टेस्ट ट्यूब ए में अगर आप बात करें, इस वाले को मैं ए मार्क करती हूँ और इस वाले को बी। ए में अगर आप देखें ऊपर जो स्पेस है वो स्पेस क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस वाले जगह का जो पानी है वो डिसोशिएट हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो स्पेस यहाँ पे बन गया है ये ऑक्सीजन को शो कर रहा है जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है। और ये टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन शो कर रहा है। ठीक है, अब इतनी सी बात तो हमें दिखाई दे रही है कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में स्पेस आ गया है, ये शो कर रहा है कि हाँ इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया है वाटर का। अब दूसरी बात इम्पॉर्टेंट जो देखने की है वो ये है कि ऑक्सीजन वाले में स्पेस कम है और हाइड्रोजन वाले में ज़्यादा है। इसका क्या रीज़न है, हमको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। इसमें अगर हम एटम्स का काउंट देखें, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, मतलब बिल्कुल डबल होता है। इसीलिए अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ पे इकट्ठा होगा टेस्ट ट्यूब ए में वो थोड़ा कम होगा और उसका जस्ट डबल होगा बी वाले टेस्ट ट्यूब में। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है देखने की, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पक्का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस ही है। जब हम इस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे और इसमें कोई भी एक छोटा सा बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो जब हाइड्रोजन के पास हम बर्निंग कैंडल को लेके आएंगे तो वो पॉप साउंड करेगा। पॉप साउंड क्यों करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऑक्सीजन एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन वो बर्निंग को और ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंबशन को सपोर्ट करता है, इसलिए जब आप उसके पास फ्लेम लेके आएंगे तो देखेंगे फ्लेम जलती रहेगी। और अगर ऐसी कंडीशन में रखेंगे जहाँ पे फ्लेम बंद होने वाली होती है तो भी वो फ्लेम जलती रहेगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ही है। ओके, तो इस तरीके से हमें समझ में आया है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई भी चीज़ का डिकम्पोजिशन होता है। ओके, चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं। 1.8 सिल्वर क्लोराइड ले लेंगे इसमें। ठीक है, और इसको हम जस्ट ऐसी पेट्री डिश में लेके या चाइना डिश में लेके हम इसको सनलाइट के सामने रख देंगे। सिल्वर क्लोराइड का ओरिजिनल कलर होता है वाइट, लेकिन जैसे ही इसको हम सनलाइट में रखेंगे तो धीरे धीरे ये कलर हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर एंड क्लोरीन में। अब आपको पता है सिल्वर के हमारे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं कैसे उसके ऊपर ब्लैकिश हो जाता है ना। इसीलिए ये जो सिल्वर क्लोराइड था अब ये ग्रेइश कलर का हो गया है, क्योंकि इसमें हो गया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जैसा हमने सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन देखा है वैसा ही सिल्वर ब्रोमाइड का भी रिएक्शन होता है, और ये दोनों ही ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़फुल होते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आ ही जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख के सबसे पहले समझा देती हूँ, उसके बाद हम लोग इस एक्टिविटी को देखेंगे। जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को डिस्प्लेस करे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ A + BC गिव्स AC + B, मतलब A BC में से B से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने B को यहाँ से रिमूव कर दिया है और B की जगह पे जाके बैठ गया है, इसलिए ये बन गया है AC। क्योंकि B को रिमूव कर दिया गया है इसलिए B एक अलग ही यहाँ पे एलिमेंट निकल के आ गया है। ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी। तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या किया गया है। सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब्स ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये है टेस्ट ट्यूब A, एक और ले लेंगे टेस्ट ट्यूब B। इन दोनों में से एक टेस्ट ट्यूब को हम रख देंगे एज अ कंट्रोल मतलब जिसको हम कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें रखेंगे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का असली कलर होता है ब्लू।
ठीक है। इसमें 2 नेल्स यहाँ पे डिप कर दिए गए हैं, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 नेल्स को विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड टाई करके उसको यहाँ पे डिप कर दिया गया है, जिससे कि वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डिप रहे। कुछ टाइम के लिए दोनों नेल्स को डिप करके रखेंगे और थोड़े टाइम के बाद इन दोनों नेल्स में से एक नेल को बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और दूसरा नेल अंदर रह जाएगा। जो नेल बाहर आएगा उसको एज अ कंपेयर करेंगे हम दूसरे वाले नेल से। 20 मिनट्स हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या देखेंगे, आयरन क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर सल्फेट में से कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को तो डिस्प्लेस कर देगा और चला जाएगा वो कॉपर की जगह पर और कॉपर अलग हो जाएगा। ये हमें कैसे पता चला है, क्योंकि ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, नाउ इट विल टर्न इनटू लाइट ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। और जो हमारा नेल जो कि बहुत देर के लिए अंदर डिप्ड था सॉल्यूशन में, उसके अराउंड ब्राउन कलर की कोटिंग आपको दिखाई देगी और वो कोटिंग होगी कॉपर की। देखिए ये वाले डायग्राम में, ये देखिए ये ब्लू वाला जो कलर है ये दिखा रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, जो कि हमने एज अ कंट्रोल लिया था। 20 मिनट्स के बाद देखने के बाद हमें ये टेस्ट ट्यूब में ग्रीन कलर, बहुत ही लाइट सा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, जो शो कर रहा है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को। दोनों नेल्स, पहले वाला नेल जिसको थोड़ी देर में निकाल लिया था उसमें एज सच कोई भी हमें कोटिंग नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर हमको एक ब्राउन कलर की कोटिंग दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि कॉपर जो एज अलग एलिमेंट निकल गया था वो इसके ऊपर आकर इकट्ठा हो गया है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिमूव कर देता है। क्यों रिमूव कर देता है? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। ये साइड में रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी एक सीरीज़ बनाई गई है जिसको हम एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर ऊपर जितने भी हैं ये सारे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू नीचे वाले एलिमेंट्स, इसलिए ऊपर वाले एलिमेंट्स नीचे वाले एलिमेंट्स को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देते हैं। दूसरे रिएक्शंस भी अगर हम देखें, यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट में जिंक क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, लेड क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो सॉल्यूशन बना लेता है जिंक सल्फेट एंड यहाँ पे लेड क्लोराइड, साथ में कॉपर साइड में निकल जाता है अलग, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप के रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके आयंस आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं इस एक्टिविटी की हेल्प से, जिसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब ले लिए हैं। एक में लेंगे सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और सेकंड टेस्ट ट्यूब में लेंगे बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, दोनों ही 3 ml। जब दोनों ही रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे या रिएक्ट करेंगे तो इनके आयंस में एक्सचेंज होगा। सोडियम रिएक्ट कर जाएगा क्लोरीन के साथ और बनाएगा सोडियम क्लोराइड, और ये प्रेसिपिटेट निकल के आ जाएगा बेरियम सल्फेट का। प्रेसिपिटेट उसको कहते हैं जो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, टेस्ट ट्यूब में नीचे सेटल डाउन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ लेट्स सी रिकॉल एक्टिविटी 1.2। ये एक्टिविटी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। इस एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में एक रिएक्शन करवाया गया था, जिसमें हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड। इन दोनों रिएक्टेंट्स में जितने भी आयंस हैं उन आयंस के बीच में एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि ये वाला रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन वर्ड से ही समझ में आ रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, वेयरएज रिडक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। इतनी सी बात याद रखिएगा। इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी कैसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को याद रख सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, एक बर्नर लेंगे, एक चाइना डिश लेंगे जिसमें हम लेंगे कॉपर का पाउडर। कॉपर पाउडर ब्राउन कलर का होता है। जब इसको हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर ब्लैक सी कोटिंग आपको दिखाई दे रही होगी। ये ब्लैक कोटिंग क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये कॉपर रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, जो भी एयर में प्रेजेंट है उस एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, और ये बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ब्लैक। अब जब इसमें से हम हाइड्रोजन को पास करेंगे, इस कॉपर ऑक्साइड से जब हम हाइड्रोजन को पास करना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और वाटर निकल जाएगा, और कॉपर दोबारा हमें अलग से मिल जाएगा। और अब जो दोबारा हमें कॉपर मिला है ये दोबारा नॉर्मल ब्राउन कलर में हमें मिलेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कैसे करके ऑक्सीजन का यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में कैसे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड इक्वेशन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है
ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन में जो भी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉपर, तो हम बोलते हैं कि वो कॉपर या वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, वेयर एज इन सेकेंड वाले इक्वेशन में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है, रिमूव हो गया है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ये कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो चुका है इनटू कॉपर, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है। अब इस चीज़ को हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इस छोटी सी टेबल को याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। वेयर एज इन रिडक्शन इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। जहाँ पे ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हैं वहाँ से आप ऑक्सीजन को निकाल देंगे रिडक्शन में। ठीक है, जैसे कि ऊपर रिएक्शन में भी हुआ था। एंड हाइड्रोजन विल बी एडेड इन रिडक्शन प्रोसेस। एक ही रिएक्शन में दोनों चीज़ें हो सकती है कि एक तरफ एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही हो और दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही हो। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है। ओके, अब नेक्स्ट है, हैव यू ऑब्जर्व्ड द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। हम अपने घर में भी देखते हैं कुछ कॉपर के बर्तन होते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है थोड़े टाइम में, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे कोरोजन में। क्या होता है, जैसे कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट है, जैसे आयरन के आप कोई भी मटेरियल आप अपने घर में लेके आते हैं, स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, धीरे धीरे उसका जो लस्टर होता है, जो शाइन होता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में एयर में रखा हुआ है तो एयर की ऑक्सीजन की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, अब आयरन में रस्टिंग आपको पता होगा, है ना, क्या होता है, जंग लग जाता है ना आयरन के ऑब्जेक्ट में। तो हम देखेंगे आयरन जो कि बहुत ज़्यादा शाइनी थी वो धीरे धीरे कैसी होगी, ये रेडिश ब्राउन कलर उसके ऊपर आ गया है। और ये रेडिश ब्राउन कलर किस चीज़ का है, ये है आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, और इसको छोड़ के हम देखते हैं कॉपर में या सिल्वर के जो हमारे पास ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें भी हम देखते हैं ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है तो वो टार्निश्ड हो जाता है। ठीक है, जब कभी भी एयर का, वाटर का या किसी भी एसिड का इफ़ेक्ट हो जाता है किसी सरफेस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो उसको हम कह देते हैं कोरोजन। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो कि आगे आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, लेकिन एक जनरल से मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हम एक पेंटिंग कर दें, मतलब किसी थिक सा लेयर लेके पेंट कर दें सो दैट एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए इसके ऑब्जेक्ट के, या हम उसमें जिंक की एक कोटिंग कर दें जिसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, एयर और मॉइस्चर डायरेक्टली आयरन ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं आएगा और वो बच जाएगा कोरोड होने से। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेंसिडिटी। आपने देखा होगा कुछ फूड आइटम्स जिसमें फैट्स हैं, ऑयल है, उसको अगर आप काफ़ी दिन के लिए छोड़ दें तो उसमें एक अलग सी स्मेल टाइप की आ जाती है। वो क्यों आती है, क्योंकि जो ऑयल है वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही है, तो वो फैट्स या ऑयल में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है वो, और उसकी वजह से वो रेंसिड हो जाता है। ठीक है, रेंसिड हो जाने का मतलब उसकी स्मेल में चेंज आ जाएगा और उसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या काम करता है, ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं होने देता है उस पर्टिकुलर फूड आइटम के साथ। ओके, आपने देखा होगा जो चिप्स के हमारे पैकेट्स होते हैं उसके अंदर बहुत सारी गैस होती है, एक्चुअली गैस ही ज़्यादा होती है, चिप्स तो उसमें बहुत कम होता है ना। तो ये नाइट्रोजन गैस होती है, ये उसके अंदर इसलिए फिल की जाती है जिससे कि ऑक्सीडाइज वो चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो पाए और उसमें रेंसिडिटी ना हो पाए, क्योंकि आपको पता है वो बहुत ज़्यादा तेल में फ्राइड होते हैं। ठीक है, तो रेंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, या हम एयर टाइट कंटेनर में अपने ऑब्जेक्ट्स को, फूड आइटम्स को रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, इनटेक्स्ट क्वेश्चंस और बैक क्वेश्चंस दोनों ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।